अच्छा, एक बात बताइए, जैसे उन्होंने पार्टी छोड़ी और पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने ये बात कही कि मेरी वहाँ सम्मान में कमी थी, आपको ऐसा क्या लगता है कि सम्मान में कोई कमी नज़र आई हो? ये बात तो अमीर आलम साहब भी कह रहे हैं कि मेरे जो है अगर कोई राजनीतिक गुरु हैं तो वो चौधरी अजीत सिंह है। शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है गाँव खंदरावली आपकी विधानसभा में लगता है, मगर प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को तो हम फ्री का अनाज दे रहे हैं, वो टैक्स का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जब 80 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज दे रहे हैं इसका मतलब 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे। नशा बहुत फल फूल रहा है और हमारे 3 विधायक और 1 MP, पहले तो कहते थे कि MP की जो सीट थी वो गंगों में चली गई, MP से मिलने गंगों जाना पड़ता था, लेकिन विधायकों से मिलने के लिए तो बहुत करीब, इधर शामली, इधर कैराना, इधर थाना भवन बहुत करीब है, मगर इस पर कोई अंकुश नज़र नहीं आ रहा है। मैं देखता हूँ कि रोड पे बहुत सी दफ़ा हम निकलते हैं तो बहुत सारे वाहन डंपर की शक्ल में ऐसे चलते हैं कि उन पर कोई नंबर प्लेट ही नहीं होती है, और इधर से तो जो हम देखते हैं रेत की खनन से इतने आते हैं बिना नंबर प्लेट के, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? दोस्तों, सबसे पहले इस्तकबाल है, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप सब जानते हैं कि ज़िला शामली में अभी 4 दिन पहले एक इतना बड़ा कारनामा हो गया जिसकी वजह से पूरे ज़िला शामली में राजनीति में हलचल मची हुई है। ज़िला शामली की कैराना लोकसभा से पूर्व MP, पूर्व सांसद अमीर आलम ने जैसे ही आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा, पूरे के पूरी राजनीतिक मैदान में हलचल हो गई, और जैसे ही उन्होंने पार्टी छोड़ी है, RLD छोड़ने के बाद उनका एक भाषण बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो ये उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ सम्मान की कमी मिली और मुझसे जो भी पार्टी की तरफ से हुक्म होता था, ऑर्डर होता था, मैं उसी को फॉलो करता था, चाहे कहीं से हमारा टिकट कटता चाहे ना कटता, जिसका मुझे ये हुक्म दिया जाता कि वहाँ उस सीट पे जाके उस विधायक को सपोर्ट करना है या वहाँ जाके MP को सपोर्ट करना है, मैं जाके सपोर्ट करता। उसके बावजूद भी मुझे सम्मान की कमी मिली। आज हम शामली सदर से विधायक श्री प्रसन्न चौधरी जी के साथ में हैं, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और ज़िला शामली में जब से ये विधायक बने हैं इन्होंने जो कार्य किए हैं वो लोगों के सामने हैं। हम इनसे चंद सवालात पूछेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। धन्यवाद आपका। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे उन्होंने पार्टी छोड़ी और पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने ये बात कही कि मेरी वहाँ सम्मान में कमी थी, आपको ऐसा क्या लगता है कि सम्मान में कोई कमी नज़र आई हो? देखो, मैं पर्सनली बताऊं, मैं आदरणीय अमीर आलम जी को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं उनका बहुत रिगार्ड और सम्मान करता हूं, और वो मुझे उनका बार बार आशीर्वाद मिला, वो भी मेरा बहुत प्यार करते हैं। और रही बात पार्टी छोड़ने की, देखो ये लोकतंत्र का एक हिस्सा होता है पार्टी से जुड़ना और छोड़ना। यहाँ राष्ट्रीय लोकदल का माहौल है, यहाँ स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं, यहाँ स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने जो भाईचारा स्थापित किया था, जो विचारधारा उनकी है, उसे आगे बढ़ाने का कार्य आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी कर रहे हैं। मान लिया आज मैं चला जाऊं या कोई और चला जा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी उसी विचारधारा को, किसान और मजदूर की विचारधारा को, जो परसेप्शन माहौल, जो विचारधारा आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की थी, उसे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, और उसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि उनके जाने से पार्टी को कोई नुकसान होगा? ऐसा, मेरी बात सुनो, अब नुकसान नफ़ा ये तो रिजल्ट बाद में पता चलता है, लेकिन ये राष्ट्रीय लोकदल की भूमि है, ये राष्ट्रीय लोकदल की भूमि है, और यहाँ स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं, यहाँ जैन चौधरी के सिपाही हैं, और वो खुल के हैं, सारे अड़ के हैं, स्तंभ की तरह खड़े हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो ये बात तो अमीर आलम साहब भी कह रहे हैं कि मेरे जो है अगर कोई राजनीतिक गुरु हैं तो वो चौधरी अजीत सिंह है, लेकिन राजनीतिक गुरु को, उनकी पार्टी को छोड़ के जाना, मुझे तो लगता है कि अगर शागिर्द, लोकतंत्र में, लोकतंत्र का एक हिस्सा है ये जी। वो पहले आदरणीय अमीर आलम जी दूसरी पार्टी में थे, पहले लोकदल में थे, फिर दूसरी पार्टी में चले गए, फिर लोकदल में आ गए, अब फिर दूसरी पार्टी में चले गए। तो ये तो एक सिलसिला लोकतंत्र में, पता नहीं कितने आप मेरे को गिनो, सबका मैं बता दूंगा, उसका यू है, उसका यू है, उसका यू है, चलता रहता है। लेकिन ये तो भूमि राष्ट्रीय लोकदल की है जी। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के सिपाही है यहाँ, चौधरी जैन सिंह जी आने वाले लोग हैं यहाँ। तो ये तो वो भी कहते थे अब से पहले कि मैं भी उनका अनुयायी हूं। मैं बताता रहा हूँ, तो वो छोड़ के चले गए, अब तो चले गए, बड़े नेता थे, उनका मैं तो रिगार्ड करता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा, एक हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा जो हम देख रहे हैं
नशा बहुत फल फूल रहा है। और हमारे 3 विधायक और 1 एमपी, पहले तो कहते थे कि एमपी की जो सीट थी वो गंगों में चली गई, एमपी से मिलने गंगों जाना पड़ता था, लेकिन विधायकों से मिलने के लिए तो बहुत करीब, इधर शामली, इधर कैराना, इधर थाना भवन बहुत करीब है, मगर इस पर कोई अंकुश नज़र नहीं आ रहा है। ये जो आपने बात कही है नशे वाली, ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और इसमें सरकार को भी अपना पूरा योगदान, पूरी ताकत लगानी चाहिए, लेकिन सरकार के साथ साथ समाज का भी कर्तव्य है, हर परिवार का भी कर्तव्य है। एक नौनिहाल बच्चा यदि नशे पर लगता है तो उसका नुकसान परिवार को और समाज को ही नहीं है, पूरे देश को होता है जी। वो अनभिज्ञ होता है, उसे पता नहीं रहता कि उसके अंदर कितनी ऊर्जा और कितनी ताकत है जी। और वो ताकत नशे के चक्कर में दूसरी ओर चली जाती है, वो खत्म हो जाती है जी। ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा धक्का है जी। कि यहाँ नशे की लत बढ़ती जा रही है जी। और हम भी पूरा प्रयास करेंगे, चाहे इसमें हमें कहीं तक भी जाना पड़े, किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसका जितना भी निस्तारण हो सकेगा। अधिकारियों से भी 1-2 बार मेरी बात हुई है और आगे भी यदि आवश्यकता पड़ेगी, भाई आदरणीय मुख्यमंत्री से मिलना है या किसी मंत्री से मिलना है, तो उसमें हम प्रयास करेंगे। और यदि इस टाइप के कुछ लोग यहाँ होंगे जो नशे को बेचते हैं जी। और उसका व्यापार करते हैं जी। उन पे अच्छी धाराओं में मुकदमे दर्ज होंगे और उन्हें गिरफ्तार करा जाएगा। अच्छा, एक हमारे इलाके के जो बड़े गांव हैं और युवा है, एक गांव से शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, गांव खंदरावली आपकी विधानसभा में लगता है। वहाँ के युवा ये कहते हैं कि हमारे यहाँ खेलने का कोई स्टेडियम नहीं है और हम ये चाहते हैं कि हमारे एमपी साहब या हमारे विधायक साहब कोई ना कोई ऐसा स्टेडियम हमारे गाँव को दे जिससे हमें खेलने में आसानी हो। देखो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस चीज़ की बहुत बड़ी कमी है जी। और मैं तो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का बार बार धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया और उन्होंने युवाओं की भावना को समझा जी। और उन्होंने अपनी निधि जी। राज्यसभा की जी। एक एमपी की पूरी युवा और खेल पे समर्पित करने का कार्य किया है। लेकिन इसमें और भी ज़्यादा काम हो सकता है। हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिक्कत क्या आती है, गाँव में यदि हम देखते हैं, मैं अपने गांव की यदि बात करूं तो मेरे गांव में एक बिस्सा भी ज़मीन नहीं है जिस पर कुछ कराया जा सके। जी। गांव चाहे वो बड़ा भी है लेकिन वहाँ ज़मीनें नहीं हैं। जी। और यदि ज़मीन कोई है भी, कहीं चारागाह की वैसी ज़मीन पड़ी भी है तो वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। जी। कुछ स्कूल्स हैं जिनमें युवा खेल सकता है लेकिन वहाँ भी सुविधाओं की कमी है। जी। इस ओर सरकार का ध्यान हमें आकृष्ट करना पड़ेगा, उजागर करना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा और इस ओर ध्यान जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी शुरुआत है आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी की। सरकार को भी इसमें, जब हम एक सड़क बनाने के लिए ज़मीन एक्वायर कर सकते हैं तो बच्चों के खेलने के लिए हम स्टेडियम को एक्वायर ज़मीन करके बनाने का कार्य कर सकते हैं और उससे बच्चों को फ़ायदा होगा, युवाओं को फ़ायदा होगा कि वो खेल की तरफ चलेगा और दूसरा एक व्यापार भी जुड़ेगा। व्यापार ये जुड़ेगा कि जब उसमें मशीनें लगेंगी, वो मशीन कहीं बनेंगी तो खेलने के लिए कोई व्यायामशाला बनेगी, कोई और दूसरा खेल का उपकरण वहाँ आएगा, तो उससे व्यापार भी बढ़ेगा और हमारा युवा खेल की तरफ जाएगा और वो प्रशिक्षण लेके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे देश का और अपने प्रदेश का और अपने गांव का और अपना नाम रोशन करने का भी कार्य करेगा। अच्छा माहौल मिलेगा, ये होना चाहिए। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम सरकार ने इस ओर बहुत बड़ा योजना इसमें नहीं आई। दूसरे कई चीज़ें हैं जिन पर योजना आई भी है लेकिन वो पूरा कार्य उससे हो नहीं पाता। जैसे शामली ज़िले में स्टेडियम के लिए एप्लीकेशन लगी हुई थी, वो स्टेडियम की मांग पूरी हो चुकी है और उस पर बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। यहाँ स्टेडियम बनेगा, लेकिन एक स्टेडियम से, जिला स्टेडियम से काम नहीं चलना, यहाँ स्टेडियम गांव गैल चाहिए। ये अच्छी शुरुआत हो सकती है और इसकी हम मांग रखेंगे। अच्छा, मेरे जहन में एक और सवाल ये आ रहा है कि जैसे हम बाइक से सफ़र करते हैं या गाड़ी से सफ़र करते हैं तो क्या होता है, अगर गाड़ी पे ड्राइवर को बेल्ट नहीं लगी उसका चालान कट जाता है इंसान की सेफ्टी के लिए, या हेलमेट नहीं पहना तो उसका चालान कट जाता है, फ़ोटो खिंच जाता है। मैं देखता हूँ कि रोड पे बहुत सी दफ़ा हम निकलते हैं तो बहुत सारे वाहन डंपर की शक्ल में ऐसे चलते हैं कि उन पर कोई नंबर प्लेट ही नहीं होती है और इधर से तो जो हम देखते हैं रेत की खनन से इतने आते हैं बिना नंबर प्लेट के। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो गलत है और प्रशासन को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, होती भी है कार्रवाई,
बीच बीच में मेरे पास भी कई लोग आए ऐसे जी, जिनके पास कार्रवाई, मगर भाई तेरे पर नंबर प्लेट क्यों नहीं, जी, कलेजी पे लगवा लूँगा। जी, तो उस पर जो दंडात्मक कार्रवाई, उस पर जो दंड लग कर वो प्लेट लगाता भी है। यदि आपको ऐसी शिकायत मिलती है तो बताओ, हम उस पर कार्रवाई करवाएंगे। अच्छा, एक और आखिरी सवाल ये कि सरकार ने अभी जो बजट पेश किया है, बजट में ए ग्रेड के अफसर को तो आप देखते हैं कि अच्छी सैलरी मिलती है, उनका टैक्स कटता है, लेकिन जो 12 लाख तक का इन्होंने टैक्स का सिस्टम बनाया, जब इंसान की आमदनी नहीं होगी तो टैक्स कहाँ से देगा? आमदनी का तो कोई है नहीं सिस्टम। नहीं, देखो, ये बहुत दिन से मांग चल रही थी मीडियम जो लोग होते हैं उनकी, कि वो 7.5 लाख रुपए का शायद स्लेब था, अब उसे 12.5 या 12 लाख सरकार ने किया है। ये तो अच्छा तो किया है, इसमें भी कुछ न कुछ मिचर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। भाई जहाँ 7.5 लाख रुपए से आगे हमें टैक्स भरना पड़ रहा था, 12 लाख की तो छूट मिली। उसमें कुछ अधिकारी भी हैं, कुछ बिजनेसमैन भी हैं, कुछ छोटे मोटे कारोबारी भी हैं, व्यापारी, छोटे मोटे दुकानदार भी हैं। मगर प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को तो हम फ्री का अनाज दे रहे हैं, वो टैक्स का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि 80 करोड़ के बाद नहीं टैक्स बनता, टैक्स तो बनता है। जब 80 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज दे रहे हैं, इसका मतलब 80 करोड़ लोग कितनी है? गरीबी रेखा से नीचे। 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या हो चुकी है जी, तो कितने बच गए? 80 करोड़ तो गरीबी रेखा से नीचे। फिर वही बात, ठीक है, गरीब हैं, उन्हें अनाज मिला, उसका भरपूर वे फायदा ले रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे प्रधानमंत्री का, जो गरीबों को भी अब तक भी राशन दे रहे हैं, तो धन्यवाद की बात करनी चाहिए। अब भूखे को कम से कम अनाज तो मिल रहा है, उसे रोटी तो मिल रही है। पहला कर्तव्य तो सरकार का यही है, उसे मिल तो रही है, लेकिन उसके बाद कुछ तो बच गए, उन्हें बच के उन्हें फायदा हो गया। आप उसमें भी नहीं कह रहे हो क्या क्यों हो गया, या गलत कर दिया क्या? नहीं, अब उनसे पूछो जिसने जो 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख से ज्यादा इनकम उसकी थी और 12 लाख वाले थे, उन्हें बीच में फायदा हुआ, कितनों को फायदा हुआ? कुछ को तो फायदा हुआ होगा। फायदा तो चंद लोगों को, मगर नुकसान तो बहुत का है ना। नुकसान किसका हुआ है? नुकसान देश में 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे हो रहे हैं। उनका नुकसान हो गया, नुकसान ही मतलब उनकी आमदनी का सरकार कोई रास्ता नहीं निकाल रही ना। नहीं, आमदनी का सरकार रास्ता निकाल रही है। रास्ता क्यों नहीं निकाल रही है? देखो, अभी देखो, किसान है, जैसे किसान को 3 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड पे मिल रहे थे, 5 मिल रहे हैं, तो उसका फायदा किया जी। और बार बार 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए एक युवा को दिए जा रहे हैं कि भाई वो अपना बिजनेस शुरू कर सके, ये उसी के लिए तो है जी। आज किसी के साथ मतलब उसे लोन लेना है, उसे बैंक में जाना है, तो इतने सारे कागज जो होते थे उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये सरकार ने सुविधाएं दी हैं, इसीलिए तो दिया है कि वो जो गरीब लोग हैं वे भी अपने काम पे लगें, अपने काम धंधे को करें, इसीलिए तो दिया उन्हें। चलिए, आखिरी सवाल आपसे ये है, आप शामली से सदर विधायक है, आज के युवा जो गलत रास्तों पे चल पड़े हैं, बहुत सारी बीमारियां युवाओं के अंदर है, किसी के अंदर नशे की है, किसी के अंदर धर्मवाद की, जातिवाद की, उनको आप अपनी तरफ से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखो, ये बढ़िया बात है आपने पूछा है। मैं सभी अपने ज़िले के युवाओं से ये एक बात कहना चाहता हूँ और अपनी तरफ से कि भाई वो नशे से हटें जी। और अपनी शिक्षा में बढ़ोतरी करें जी। शिक्षा लें जी। और अपनी शिक्षा लेके ऐसी शिक्षा लें जिससे वे देश के विकास से जुड़ सकें, उनका भी अहम योगदान हो देश के विकास में। हम धर्म में, जाति में और आपस के झगड़े में ना उलझें और एक युवा जो इस देश का भविष्य है, परिवार का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है, उसकी तरफ ध्यान देके उसे पहले शिक्षित करावें और उसकी शिक्षा ऐसी हो, रोजगार परक हो और जो देश के भविष्य से जुड़ी हुई हो, तभी हम देश तरक्की कर पाएगा। और तभी हम यदि हमारी शिक्षा अच्छी होगी तभी हम 2047 तक विकसित भारत के रूप में हो पाएंगे। पहले हमारी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, हमारे युवा के मन में ये होनी चाहिए कि मुझे देश से उसका देश प्रेम उसके अंदर होना चाहिए, राष्ट्रवाद उसके अंदर होना चाहिए, जिससे वो ऐसी शिक्षा ले और देश के विकास में जुड़े। तो दोस्तों, आपने देखा ये हमारे साथ शामली से सदर विधायक श्री प्रसन्न चौधरी जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। आज इन्होंने युवाओं को जो पैगाम दिया है, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा और ख़ासकर उन युवाओं को जो नशे की तरफ लग गए हैं या फिर वो आपस में लड़ते हैं, कभी धर्मवाद के ऊपर, कभी जातिवाद के ऊपर। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।